हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 47, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उन सभी का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर समझोगे। साथ ही में जितने भी आपके पीवाईक्यूज है, उनका भी डिस्कशन होगा अलोंग विद दैट। अगर हम देखें तो आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियोस से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर ये है, अगर आपको इन सभी वीडियोस को फ्री में अवेल करना है, तो उसके लिए आपको हमारा जो चैनल है दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे हमारा जो बैच है दैट इज जो ये 10,000 क्वेश्चन का बैच है, उसको ज्वाइन करना है। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा, एंड जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। और बात करें कंटेंट की, तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कंटेंट होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शासकों के संरक्षक देवता कौन थे जिनके नाम से वे अक्सर अपने राजपत्रों पर हस्ताक्षर करते थे। तो यहाँ पे बात हो रही है विजयनगर शासकों की। तो इसमें अगर हम बात करें तो उनके जो संरक्षक देवता थे, जो उनके यहाँ पे पैट्रन गॉड थे, उनका नाम था लॉर्ड विरूपाक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें भगवान विरूपाक्ष की, तो ये भगवान शिव के ही एक रूप के मतलब एक रूप के नाम से हम लोग जानते थे, मतलब भगवान शिव का ही ये रूप थे। और ये अक्सर अगर हम बात करें विजयनगर शासकों की, तो ये अपने राजपत्रों पर जो भी इनके आधिकारिक आदेश होते थे, जो भी इनके इंस्क्रिप्शन थे, तो उस पर श्री विरूपाक्ष के नाम से हस्ताक्षर करते थे। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। और विरूपाक्ष हम्पी में स्थित साम्राज्य के मुख्य संरक्षक देवता थे। तो वे क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि जो विरूपाक्ष भगवान है, इनका संबंध किस जगह के शासकों से था। तो आपको इसमें विजयनगर एम्पायर के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो याद रहेगा, विजयनगर शासकों को आपको रिलेट करना है भगवान विरूपाक्ष से, जो कि भगवान शिव का ही यहाँ पे रूप माना जाता है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक यहाँ पे कोकबोरोक है। तो विच इंडियन स्टेट हैज कोकबोरोक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाले जितने स्टेट्स है, उसमें से जो यहाँ पे त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा की जो यहाँ पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, उसमें नाम आता है कोकबोरोक का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसीलिए हर साल 19 जनवरी को मनाते हैं कॉकबोरोक दिवस। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया होगा, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा ज़रूर इसको। तो 19 जनवरी को मनता है कॉकबोरोक दिवस, जो कि त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। और यहाँ पे बात करें 19 जनवरी को ही हम इसको यहाँ पे कॉकबोरोक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि 19 जनवरी साल 1969 को इसे त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और ये जो यहाँ पर भाषा है वो मुख्य रूप से त्रिपुरा के जो मूल निवासी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें देव बर्मा हो गए, रियांग हो गए, जामितिया हो गए, नोतिया हो गए, ये सभी जो यहाँ पे समुदाय आते हैं, उनके द्वारा ये भाषा यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कोकबोरोक का, तो त्रिपुरा से रिलेट करना है। और 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस भी मनाया जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि वास्को डी गामा ने भारत में से जो सामान खरीदा था, उसे उनकी यात्रा की लागत से लगभग कितना गुना अधिक कीमत पर बेचा गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, जब आपने देखा एडवेंट ऑफ यूरोपियन में, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है वो भारत आती हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है पोर्तुगीज का। ठीक है, और यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज भी करी थी। ठीक है, और उसमें सबसे पहले जो जिसका नाम काफ़ी प्रचलित है, उसमें नाम आता है वास्को डी गामा का। 1498 में भारत ये आता है सी रूट के थ्रू।
राइट। एंड यहाँ पे ये केप ऑफ गुड होप भी आप लोगों को पता होगा। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब इसने वास्को डी गामा भारत में आया था, इसने यहाँ पे सामान को खरीदा था, तो उसके बाद में इसकी यात्रा की लागत का लगभग 60 गुना अधिक इसको प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था। अगर हम बात करें, इसने यहाँ पे कोई सामान अगर 10 रुपए का खरीदा है, तो वहाँ पे अपने देश में जाके, यूरोप में जाके इसने 60 टाइम इसको वहाँ पे बेचा था। तो देख सकते हो आपको कितना ज़्यादा इनको यहाँ पे फ़ायदा हुआ। और मेनली ये लोग स्पाइसेस वगैरह को खरीदते थे। और इसके अलावा बात करें, बाद में फिर ये 2 बार और यहाँ पे भारत में आया था, ठीक है? तो वास्को डिगामा की बात करें, 1498 में भारत का जो कालीकट है वहाँ पर ये आए थे। और यहाँ पर इन्होंने मसाले, जो यहाँ पे अन्य सामान थे, उसको यहाँ पे खरीदा एंड वापस से पुर्तगाल में जाके 60 गुना लागत पर इनको वहाँ पे बेचा था। तो आंसर क्या होगा? दैट इज़ 60 टाइम्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 1505 से 1509 के दौरान भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? यानी कि हु बिकम द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग 1505 टू 1509। तो 1505 से 1509 के बीच में जो यहाँ पे पहला भारत में पुर्तगाली वायसराय था, उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये था भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर, या फिर आप वायसराय भी समझ सकते हो। और 1505 में इनकी नियुक्ति यहाँ पर होती है। और सबसे फेमसली जो इनको यहाँ पर जानते हैं वो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से इनको जानते हैं। मतलब इन्होंने एक पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी बाय द नेम ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसी में एक नाम आता है यहाँ पे कार्टेज सिस्टम का, ठीक है? तो एक कार्टेज सिस्टम था और एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था? मेनली जो इंडियन ओशन वाला रीजन था, वहां पर पुर्तगालियों को अपना डोमिनेंस स्थापित करना था, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे ये जो पूरी पॉलिसी थी इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? तो आंसर क्या है इसका? दैट इज फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। 1505 से 1509 के बीच में पुर्तगाली गवर्नर था ये, वायसराय समझ सकते हो। और पुर्तगाली की बात करें, सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से जाने वाले भी कौन थे? वो भी पुर्तगाली ही थे। तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई समुद्री तर्रा प्रणाली, जिसको यहाँ पे कहते हैं दैट इज सी पास सिस्टम, इसको निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो अगर हम बात करें सी पास सिस्टम की, तो इसको यहाँ पे जो है कार्टरेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था, जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ठीक है? जो कि पहले यहाँ पे गवर्नर थे, पुर्तगाली के। सबसे पहले आती है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका पर्पस था इंडियन ओशन में अपना प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित करना। उसी के लिए यहाँ पे कार्टरेज सिस्टम था, जिसका पर्पस था जो भी यहाँ पे कोई भी अगर अदर कंट्री से कोई भी यहाँ पे शिप आती है, तो उनको एक यहाँ पे टैक्स के रूप में या फिर एक पास चाहिए होता था उनको, ठीक है? तो उसी के लिए पूरा सिस्टम था बाय द नेम ऑफ कार्टरेज सिस्टम, जिसको यहाँ पे सी पास सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर में गैर पुर्तगाली जहाजों के लिए अनिवार्य व्यापार लाइसेंस प्रणाली थी, जिसमें बिना जहाजों को जब्त, मतलब जिसके पास ये जो है लाइसेंस नहीं होता था, उनको यहाँ पे जब्त कर लिया जाता था, ठीक है? तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, बाकी आप समझ सकते हो, दिस इज दी पोर्तुगिश एंड ये स्पेन है यहाँ पे, और यहीं से उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया। दिस इज केप ऑफ गुड होप एंड यहाँ से आते हुए ये भारत में आए थे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब प्रकाशित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि सबसे छोटे तत्व अविभाज्य कणों से बने होते हैं? यानी कि व्हेन डिड जॉन डाल्टन पब्लिश इट्स एटॉमिक थ्योरी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एटॉमिक थ्योरी को कब पब्लिश किया गया था? तो इसको पब्लिश किया गया था साल 1808 में। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है ये। तो जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था साल 1808 में। और उन्होंने यहाँ पे एक इनकी सिद्धांत था बेसिकली, जिसका नाम था यहाँ पे क्या, इसमें आपको ध्यान रखना है, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, ठीक है? जिसमें इन्होंने इस पूरे सिद्धांत में मतलब इनकी पुस्तक थी ये बाय द नेम ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, जिसमें इन्होंने ये पूरी जो एटॉमिक थ्योरी थी, एटॉमिक सिद्धांत था, उसको उन्होंने यहाँ पे प्रकाशित किया था। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि कोई भी जो तत्व है यहाँ पे वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, दैट इज मैटर, जो कि अनडिविजिबल यहाँ पे होता है। हालांकि बाद में जाके ये जो पूरा
पॉइंट है वो यहाँ पे फर्दर जो है नल हुआ, क्योंकि मैटर को आप क्लासिफाई कर सकते हो एज इन द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड बाद में इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम समझे यहाँ पे जो डाल्टन ने बोला था कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है किसी भी मैटर का दैट इज एटम, वो अनडिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट कही थी इनके द्वारा किसमें, एटॉमिक थ्योरी में, जिसको पब्लिश किया गया था साल 1808 में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सन्यासी फकीर विद्रोह निम्नलिखित में से किस शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था? यानी कि द सन्यासी फकीर रेबेलियन कमेंस्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। तो किस सेंचुरी के अराउंड में आपको ये पूरा विद्रोह यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 18th सेंचुरी के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर हम बात करें, ये जो पूरा सन्यासी फकीर विद्रोह था ये हुआ था 1763 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में। तो जाहिर सी बात है 18th सेंचुरी की बात यहाँ पर हो रही है। और विशेष रूप से अगर हम समझे तो 1770s के टाइम पे, मतलब कि 1717 में, मतलब सॉरी 1770 में ये जो पूरा यहाँ पे विद्रोह था ये यहाँ पे देखने के लिए मिला था। और ये जो बंगाल बिहार वाला रीजन है वहां पर स्पेसिफिकली ये पूरा विद्रोह था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और पर्पस क्या था इसका, तो बंगाल और बिहार क्षेत्र में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके दमनकारी शमन और 1770 का जो यहाँ पे भीषण अकाल था उसकी वजह से ये पूरा जो विद्रोह था ये यहाँ पे शुरू किया गया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इसका नेतृत्व किया था वो भवानी पाठक, देवी चौधरानी एंड साथ ही में मजनू शाह, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो इससे संबंधित थे। तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सन्यासी फकीर विद्रोह ईयर इंपॉर्टेंट है, इसका नेतृत्व किसने किया था, और ईयर और सॉरी जो रीजन है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारी वर्षा के दौरान में जब संतत्व मिट्टी और मलबा ढलान से नीचे बहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भू आंदोलन होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मास मूवमेंट अकर व्हेन सैचुरेटेड सॉइल एंड डेब्रिस फ्लो डाउन अ स्लोप ड्यूरिंग हैवी रेन। तो यहाँ पे जो चीजें आती है वो आती है मड फ्लो के नाम से। मतलब कि आप यहाँ पे क्या मतलब सॉइल है काफी भारी मात्रा में, डेब्रिस है वो फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग दी हैवी रेनफॉल, ठीक है, किसी स्लोप से। तो आप इसको क्या कहोगे, कीचड़ का प्रवाह हो रहा है, यानी कि आप उसको बोलोगे कि मड फ्लो यहाँ पे हो रहा है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, दिल्ली सुल्तानों में से किसने खाद्य पदार्थों, घोड़ों या फिर जो यहाँ पे टटुओं, मवेशियों और जो दास थे उनके वस्त्रों, फलों और घरेलू और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया था? तो सबसे अच्छी पॉलिसी जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी इसके रिगार्डिंग वो करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एस्पेक्ट होता है किसी भी देश की इकोनॉमी को लेके दैट इज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। तो उन्होंने यहाँ पे बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया जिसमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत में एक वर्ष में संसद के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो इन इंडिया हाउ मेनी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ ईयर? तो एक साल की अगर हम बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे 3 सेशन जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 3 सेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें एक आता है यहाँ पे बजट सत्र जो कि मेनली फरवरी से शुरू होता है, मई तक चलता है। फिर एक यहाँ पे आता है मॉनसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त सितंबर के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे शीतकालीन सत्र, ठीक है, जो कि होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। अगर इन 3 के अलावा कोई भी ऑप्शन आता है तो वो आपका गलत होगा। तो मेनली 3 प्रकार के सत्र होते हैं जिसमें एक है यहाँ पे बजट सत्र, एक आता है मॉनसून सेशन और एक आता है यहाँ पे शीतकालीन सेशन, ठीक है। तो और 2 सत्रों के बीच में यहाँ पे 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच में कितना समय होना चाहिए, तो आंसर होगा यहाँ पे 6 मंथ, ठीक है। तो ये प्रोविजन भी आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, 18वीं शताब्दी में सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर शासन किया था? तो ये तीनों ही पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम बात करें सिराजुद्दौला की, इसके अलावा बात करें मीर जाफर की, मीर कासिम की, तो इन तीनों का संबंध आता है बंगाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनका जो रिलेशन यहाँ पे आता है वो आता है बैटल ऑफ प्लासी से, जो कि हुआ था
1857 में, ठीक है? 1857 के रिवोल्ट के जस्ट 100 साल पहले की ये बात है, बैटल ऑफ प्लासी। ईयर क्या है? 1757, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है ये। और यहीं पर ही तीनों जो ये है जाफ़र, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इन तीनों का नाम यहाँ पे काफ़ी आता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, दैट इज़ बंगाल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच में तापमान में भिन्नता की व्याख्या व्याख्या करते हैं? यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन्स द वेरिएशन इन द टेम्परेचर बिटवीन कोस्टल एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया? तो भारत के इंटीरियर पार्ट में और जो कोस्टल एरिया उसके बीच में जो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, उसके लिए सबसे अच्छी जो टर्म यहाँ पे डिफाइन होती है वो आती है कॉन्टिनेंटलिटी, यानी कि जिसको महाद्वीपीयता के नाम से जानते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो महाद्वीपीयता की बात करें, कॉन्टिनेंटलिटी की बात करें, तो ये भौगोलिक कारक है जो समुद्र से ही दूरी के आधार पर जलवायु को प्रभावित करता है। मतलब कितनी दूर आपकी लैंड है किस चीज़ से, समुद्र कोस्टल एरिया से, उस चीज़ पे उस जो लोकेशन है ना पर्टिकुलर, उसका जो वहाँ पे टेम्परेचर है वो डिसाइड होता है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम समझे, दैट इज अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, तो नीचे आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको पूरा वाटर मिलेगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, दोनों में काफ़ी वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो यही यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ जो कॉन्टिनेंटलिटी है, वो बेसिकली एक तरीके से जो आंतरिक भाग है देश का और जो तटीय भाग है देश का, तो उनके बीच में जो वेरिएशन है टेम्परेचर का, उसको यहाँ पे डिफाइन करता है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यों के अंतर्गत संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की नगरपालिका का गठन किया जाता है? यानी कि विच टाइप ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इज फॉर्म फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया अंडर आर्टिकल 243 क्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 की, तो ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे जो प्रोविजंस आते हैं वो आते हैं पंचायत को लेकर, इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज़ को लेकर। तो ये पूरा आपको 243 के अलग-अलग क्लोज़ में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करें 243 क्यू की, तो ये यहाँ पे बात करता है नगर पंचायत की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो नगर पंचायत है, उसके गठन की यहाँ पे बात करता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे संक्रमणकालीन क्षेत्र की, तो उसमें तो आएँगे आपके नगर पंचायत। लेकिन अगर हम समझे छोटे शहरी क्षेत्र की, जहाँ पे स्मॉल अर्बन एरिया आता है, तो उसमें आती है यहाँ पे नगर परिषद, जिसको हम यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम समझे जो लार्ज आपकी अर्बन एरिया होते हैं, तो उसमें आती है कौन, दैट इज़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम यहाँ पे नगर निगम के नाम से जानते हैं। तो तीनों फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई यहाँ पे ट्रांजिशनल एरिया है, दैट इज़ फ्रॉम दी रूरल रूरल टू अर्बन, तो वहाँ पे आएगा आपका नगर पंचायत। कोई छोटे शहर होंगे तो आएँगे नगर परिषद, कोई अगर बड़े शहर होंगे तो आती है नगर निगम, ठीक है? तो 3 चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाओं में दिखाई देने वाली जो कलात्मक और स्थापत्य शैली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो अगर हम बात करें बेसिकली जो यहाँ पे आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जो कि आपको बाघ केव ऑफ दी मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, तो वो स्पेसिफिकली यहाँ पे डोमिनेटेड है किस चीज़ को लेके, दैट इज़ बुद्धिज़्म को लेके। तो जो यहाँ पे बौद्ध धर्म है, उसको वो वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करता है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अब 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट ये आते हैं, पहला तो ये कि जो बाघ जो केव्स हैं, ये कहाँ पर हैं? तो ये आपको मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, धार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएँगी। उसके अलावा ये कौन से धर्म से है? तो आपको उसमें बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है? एंड अगर हम समझे शैली के बारे में, तो इसमें आपको जो गुप्तकालीन कला है, जो यहाँ पे भित्ति चित्रकला है, उसका यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 1565 में विजयनगर साम्राज्य को एक ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसकी राजधानी यहाँ पे नष्ट हो गई थी, और इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो आता है वो आता है तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1565 में, यानी कि 1565 में।
एंड इसमें किस जो है साम्राज्य की हार हुई थी? तो बैटल ऑफ तालीकोटा की बात करें तो उसमें विजयनगर साम्राज्य की काफ़ी यहाँ पे उसको हार का सामना करने को मिला था, ठीक है? एंड ये जो पूरा बैटल था ये हुआ था 23 जनवरी साल 1565 में। अब 23 जनवरी से आपको क्या याद आना चाहिए? 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। तो ये आप जब फैक्ट्स को रिलेट करोगे तो आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएँगी। तो 23 जनवरी 1565 को होता है बैटल ऑफ तालीकोटा एंड इसमें बात करें यहाँ पर जो हार हुई थी वो हुई थी विजयनगर एम्पायर की। फिर यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आर्द्र कृषि की संभावना सबसे कम है? यानी कि वेट फार्मिंग इज लाइक लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम आउट ऑफ दीज ऑप्शंस की बात करें तो उसमें जो हरियाणा है वहां पे आपको सबसे कम संभावना है कि वहां पे वेट फार्मिंग होगी। विंडोज 7 में प्रोग्राम फाइलें और सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू एक्सेस प्रोग्राम फाइल्स एंड सेटिंग इन द विंडोज 7। तो विंडोज 7 में अगर आपको इन सभी ऑप्शंस को यहाँ पे अवेल करना है तो उस कंडीशन में आपको विजिट करना होगा स्टार्ट बटन पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अपने सिस्टम को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है दैट इज स्टार्ट बटन का, जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल सेटिंग ये सभी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएँगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे विज़िट करना होगा स्टार्ट बटन पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पोटी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना यहाँ पर घटी थी? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इवेंट फॉलोड द डेथ ऑफ द श्री रामुलु। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर आते हैं इन द मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर हम इनकी बात करें श्री रामुलु की तो बेसिकली जब इनकी डेथ यहाँ पर होती है तो उसके बाद में यहाँ पे क्रिएशंस होता है किस चीज़ का? दैट इज स्टेट्स का ऑन द बिहाफ ऑफ द क्या रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है? तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती है किस चीज़ की? स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति यहाँ पर होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 15 दिसंबर की ये बात है, साल 1952 में इनकी यहाँ पे डेथ होती है और ये एक तेलुगु भाषा राज्य आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर 56 दिनों तक इन्होंने यहाँ पे भूख हड़ताल करी थी, जिसके बाद इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, भारत में केंद्र और एक और अधिक राज्यों के बीच में कानूनी विवादों का निपटारा करने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय यहाँ पे अधिकृत होता है? यानी कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एम्पावर्ड टू एजुकेट लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द वन और मोर स्टेट्स इन इंडिया। तो अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, सेंटर या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे एक जो बॉडी बनाई हुई है उसका नाम क्या है? वो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो जब भी किसी भी दो मतलब एक सेंटर और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो या फिर एक आपका सेंटर और दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होते तो उस कंडीशन में आपको विजिट करना होगा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में, क्योंकि वही वहाँ पे फाइनल अथॉरिटी रहेगी, वही आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन देगा वहाँ पे। तो इसमें आपको भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है बेसिकली अभी ये है कहाँ पर? दिल्ली में आपको मिलेगा देखने के लिए। साथ ही में जो अभी एट प्रेज़ेंट में हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया की वो कौन है? तो वो है यहाँ पे सूर्यकांत। तो उनका नाम भी जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सन 1739 में किसी विदेशी शासक ने भारत पर आक्रमण किया, मतलब किस विदेशी शासक ने भारत पर आक्रमण किया जिसके कारण दिल्ली में नरसंहार हुआ था और मुगल साम्राज्य और भी कमजोर हो गया था? तो विच फॉरेन रूलर इन्वेडेड इंडिया इन 1739? तो ईयर यहाँ पे स्पेसिफाई है दैट इज 1739, तो आपको इसमें रिलेट करना है नादिर शाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और नादिर शाह की बात करें तो ये कहाँ से है? ये है ईरान से, ठीक है? मतलब फ़ारस ईरान से ये आते हैं 1739 में और काफ़ी यहाँ पे प्लंडर करते हैं, काफ़ी लूट करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के बारे में। उसके बाद आता है कौन? यहाँ पे फिर आते हैं अहमद शाह अब्दाली। इसके साथ इनके साथ में यहाँ पे फिर युद्ध होता है बैटल ऑफ पानीपत का, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, तो इसमें आपको ये बैटल भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन दी नॉर्थ इंडिया?
तो नॉर्थ इंडिया में जो यहाँ पे मुख्य रूप से शैली पाई जाती है तो उसमें नाम क्या आता है? दैट इज़ नागरा स्टाइल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य 3 प्रकार की यहाँ पे शैली होती है, एक आती है नागरा स्टाइल, एक आती है यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल और एक आती है यहाँ पे वैशरा स्टाइल। तो नागरा की बात करें नॉर्थ इंडिया में आपको मिलेगी, द्रविडियन की बात करें साउथ इंडिया में आपको मिलेगी और वैश्य जो है इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे होता है, ठीक है? और आपसे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात की गई है तो आपको उसमें नागरा स्टाइल के बारे में याद रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा कौन सा कानूनी प्राधिकरण प्रदान करता है, यानी कि विच लीगल अथॉरिटी गिव स्टैट्यूटरी स्टेटस टू दी लोक अदालत इन इंडिया। तो यहाँ पे जो लोक अदालत को स्टैट्यूटरी राइट देता है वो देता है कौन सा एक्ट? दैट इज कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, यानी कि जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन आपको फाइल बनाने से रोक सकता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन हेल्प यू नॉट टू क्रिएट अ फाइल। तो यहाँ पे बात करें लाइक विंडो एक्सप्लोरर की, एमएस वर्ड की, नोटपैड की और पेंट की। तो इनमें से जो विंडो एक्सप्लोरर है वहां पे आप फाइल को नहीं बना सकते हो। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है, क्योंकि फाइल प्रबंधन प्रणाली मतलब जो अगर इसमें हम बात करें ना मतलब विंडोज़ एक्सप्लोरर की, तो ये एक फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली है जिसका उपयोग मुख्य रूप से फ़ाइलों को खोजने या फिर उसको व्यवस्थित करने या फिर उसमें कॉपी करने, हटाने इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, ना कि इसमें आप इसमें फ़ाइल्स को बना सकते हो, ठीक है? बाकी एमएस वर्ड है, नोटपैड है, पेंट है, वहाँ पे आप फ़ाइल को क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। बस यही यहाँ पे डिफ़रेंस है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन दी नदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के नदर्न पार्ट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है महेंद्रगिरी हिल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और महेंद्रगिरी हिल्स की बात करें बेसिकली आपको जो उड़ीसा राज्य है ना वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपका इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, ये आपका वेस्टर्न घाट से इधर आपकी ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट के उत्तरी भाग में यानी कि ऊपर की तरफ आपको महेंद्री हिल्स या महेंद्रगिरी हिल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि कर्क रेखा भारत के किन दो उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कर्क रेखा की तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं नाम आता है किस किस का, दैट इज यहाँ पे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। इसके अलावा बात अगर हम करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 स्टेट्स यहाँ पे आते हैं। और आपसे पूछे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट्स आते हैं, वन इज त्रिपुरा एंड सेकंड वन इज यहाँ पे मिजोरम, ठीक है? तो त्रिपुरा और मिजोरम ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी के बारे में। हालांकि 8 के 8 स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज यहाँ पे गुजरात, देन यहाँ पे राजस्थान, फिर है ये मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, एक आता है झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा एंड लास्ट वन इज मिजोरम, ठीक है? सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, नॉर्थ में कौन से वो भी पूछ लेते हैं। सबसे लंबी जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, दैट इज एमपी से, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। सबसे छोटी राजस्थान से है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म हो सकता है। तो ये आपको इसमें 8 के 8 स्टेट्स के बारे में याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ई बुक को पीडीएफ को परचेज करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.ravibooks.pdf.com पर। अगर आपको कोई भी प्रिंटेड बुक मंगवानी है घर पर तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravyaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को, एंड डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को। एंड इंग्लिश मीडियम में किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं थी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो अगर हम बात करें भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन की तो उसमें जो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन है ना वो उसका पार्ट नहीं था। हालांकि इसके अलावा बात करें कि मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, इरिगेशन को बढ़ावा देना है, साथ ही में एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना है, साथ ही में जो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना है, तो ये सब प्रोविजंस थे ग्रीन रेवोल्यूशन में। लेकिन अगर हम बात करें लैंड्स का एक्सपेंशन
इन्वेंशन, ये इसका फीचर यहाँ पे नहीं था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात करें हरित क्रांति की, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी यहाँ पे न्यूज़ में आता है, तो उसमें आपको जो एम.एस. स्वामीनाथन है, उनका जो नाम है वो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नाम क्या है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। वहीं बात करें अगर हम वर्ल्ड लेवल पर, तो नाम आता है नॉर्मन बरलोक का, ठीक है? तो ये आपको इसमें दोनों नाम जो है वो यहाँ पे ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? यानी कि विच अहमदनगर क्वींस अपोज द एम्परर अशोक, सॉरी अकबर। तो अकबर को यहाँ पे अपोज किया था किसने? नाम है इनका चांद बीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चांद बीबी ने अपोज किया था जो एम्परर है दैट इज यहाँ पे अकबर को, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो ये यहाँ पर करी थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिसको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पूरी स्थापना हुई कब थी? तो साल 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है बाय दी हसन गंगू, जिसको अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय था। भारत के योजना आयोग की स्थापना ये किस वर्ष में की गई थी? तो द प्लानिंग कमीशन वाज अ सुप्रीम बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान्स। तो इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो प्लानिंग कमीशन की बात करें इसकी स्थापना ये होती है साल 1950 में, यानी कि स्थापना तो होती है 1950 में योजना आयोग की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि 1950, ठीक है? ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हालांकि अभी प्लानिंग कमीशन तो नहीं आता है, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी जगह क्या आने लगा, दैट इज नीति आयोग। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विंडोज में स्क्रीन रेजोल्यूशन समायोजित करने और डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग यहाँ पे करेगा? यानी कि टू एडजस्ट द स्क्रीन रेजोल्यूशन और चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इन विंडोज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ यूजर टिपिकली एक्सेस? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जिस की का इस्तेमाल करोगे, जिस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको सेटिंग्स में यहाँ पे जाना पड़ेगा। जब आप सेटिंग्स में जाओगे तो आप अपने डेस्कटॉप का जो भी बैकग्राउंड है, जो रेजोल्यूशन है, उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है, यह किस महाद्वीप पर स्थित है? तो कांगो रिवर की बात करते हैं, एक डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये आपको कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगी? तो ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अफ्रीका में है क्या? कांगो रिवर। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, और ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है, ठीक है? तो ये फैक्ट भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ये भूमध्य रेखा को 2 भागों में यहाँ पे मतलब 2 बार ये काटती है, मतलब भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड? तो जो पद्म भूषण अवार्ड था वो मिला था सबसे पहले किसको? तो यहाँ पे नाम ध्यान रखना है, सी के नायडू का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सी के नायडू को मिला था 1956 में पहली बार जो है यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, 1909 के अधिनियम में कौन सा प्रमुख चुनावी नवाचार लागू किया गया था? तो व्हाट वाज द की इलेक्टोरल फॉर इनोवेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द 1909 एक्ट? तो 1909 में जो यहाँ पे इलेक्टोरल इनोवेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें आता है सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो अलग अलग निर्वाचन प्रणाली थी, जो निर्वाचन मंडल था, उसकी यहाँ पे बात की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है? 1909 का जो अधिनियम था उसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा,
फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, समूह 17 का कौन सा तत्व सतहों, पानी के जो पीने के पानी है, साथ में जो सीवेज है, औद्योगिक कचरे और स्विमिंग पूल और स्पा से बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि विच एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 17 इज यूज टू एलिमिनेट बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम द सर्फेसेस, ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड स्विमिंग पूल्स एंड स्पास। तो इसमें बात करें ग्रुप 17 की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ग्रुप 17 में यहाँ पे अलग-अलग जो हैलोजेंस हैं वो आते हैं, लाइक अगर हम बात करें लाइक आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आते हैं। तो उसमें जो यहाँ पे क्लोरीन है उसका इस्तेमाल होता है इन सभी चीज़ को यहाँ पे जो है प्यूरिफाई करने के लिए, वहाँ से बैक्टीरिया और वायरस को एलिमिनेट करने के लिए। तो इसमें आपको जो क्लोरीन है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन नदियों के निक्षेपों से बने हैं, यानी कि द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर प्राइमरीली फॉर्म बाय द डिपॉजिट्स ऑफ विच रिवर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन है, मतलब जो नदियां है ना, उनके डिपोजिशन से बना है हमारा उत्तरी मैदान। जो नदर्न प्लेन है इंडिया के, वो इन्हीं तीनों रिवर के जो डिपॉजिट्स है ना उनसे फॉर्म हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ द 1784। 1784 का जो ये एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसका मेन पर्पस जो यहाँ पे था वो क्या था? वो था यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टैब्लिश करना, तो यहाँ पे द्वि सरकारी व्यवस्था को स्थापना करना, ये इसका बेसिक पर्पस था यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जल भराव वाली परिस्थितियों में उगाई जाती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन दी वाटर लॉक्ड कंडीशन। तो जो यहाँ पे राइस है इसको यहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन में उगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। तो जो चावल है, जो राइस पैडी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको यहाँ पे पानी भर के, मतलब आपने राइस की फसल लगाई, इसके बाद आपने पानी भरा, देन वो वहाँ पे जो फसल है वो वहाँ पे ग्रो होती है। ठीक है। एंड इसमें ही आपको मिलेगा जो मीथेन गैस है उसका भी एमिशन काफी होता है इसकी वजह से। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता के बाद भूमिहीनों को भूमि का पुनर्वितरण करने के उद्देश्य से कौन सा प्रमुख सुधार यहाँ पे किया गया था? तो विच मेजर रिफॉर्म वाज एम्ड एट रिडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड्स टू द लैंडलेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आता है वो आता है लैंड सीलिंग एक्ट्स का, यानी कि जो भूमि सीमा अधिनियम है वो आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो ध्यान रखना है। और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति या फिर परिवार के पास भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके बाद में एक परिवार जो है इतने मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे जो भूमि है उसको नहीं रख सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स उस समय पे, तो जो आपको ध्यान रखना है लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड में आप जब समझोगे मतलब कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके वो बना है। तो बात करें ऑक्सीजन की, आयरन की, सल्फर की, तो ये सभी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। लेकिन बात करें हाइड्रो जो वाटर की, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, दैट इज H2O। तो दो एलिमेंट्स यहाँ पे मिल गए हैं, तो ये क्या बन गया है? कंपाउंड बन गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्य के प्रश्न पर विचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द क्वेश्चंस ऑफ द स्टेट्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। तो उसके लिए जो यहाँ पे एक कमेटी की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें आपको जो धार आयोग है, जो यहाँ पे धर कमीशन है, वो यहाँ पे ध्यान रखना था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें गाडगिल कमीशन की, तो इसका पर्पज है पंचायती राज संस्थानों से रिलेटेड। सरकारी आयोग की बात करें, सरकारी कमीशन की बात करें, तो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर ये पूरा कमीशन था। और स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर ये पूरी कमेटी थी। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सतत कृषि को बढ़ावा देती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को जो यहाँ पे प्रमोट करती है, तो उसमें नाम आता है किस चीज का? दैट इज क्रॉप रोटेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो जो यहाँ पे फसल चक्र है, जैविक खेती है, उसी से यहाँ पे जो है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, भीमबेटका की चट्टानी गुफाएं किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, यानी कि द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर एसोसिएटेड विद विच प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो यहाँ पे बात अगर हम करते हैं किस चीज की, भीमबेटका की गुफाएं की, तो ये है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये बेसिकली बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की, यानी कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसके बारे में ये बात करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किसी फाइल को रिसाइकल बिन में बिना भेजे उसे स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू दी रिसाइकल बिन, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ में डिलीट को प्रेस करना है। जब आप ऐसे करोगे तो आपका जो फाइल है वो रिसाइकल बिन में ना जाके वो कंप्लीटली वो वहाँ पे परमानेंटली जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच में विषयों का जो विभाजन है संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो वो हुआ है यहाँ पर शेड्यूल नंबर कौन सा, दैट इज शेड्यूल नंबर 7 में। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। अनुसूची 7 में 3 लिस्ट यहाँ पे मेंशन है, जिसमें आपको यहाँ पे सेंटर्स लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, इन तीनों में यहाँ पे डिवीजन है सब्जेक्ट्स का, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सेंटर जो लिस्ट है उसकी बात करें, दैट इज संघ सूची की, तो उसमें जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स आते हैं तो उन पे जो कानून है वो बना सकती है सिर्फ संसद। बात करें स्टेट्स में, तो जो यहाँ पे राइट आता है वो आता है राज्य के विधानमंडल कानून बना सकते हैं। और कंकरेंट में बात करते हैं तो दोनों यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून यहाँ पे बना सकते हैं। बट अवील मतलब प्रिवेल किसका होगा, तो ये होगा यहाँ पे सेंटर का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कौन सा जैन ग्रंथ पश्चिम में मान्यता प्राप्त है और भिक्षु आचरण, उपदेशों और काव्य शिक्षाओं पर अपने श्लोकों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विच जैन टेक्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द वेस्ट एंड नोन फॉर इट्स वर्सेस ऑन दी मोंग कंडक्ट सरमन एंड द पोएटिक टीचिंग। तो उसमें बात अगर हम करते हैं दैट इज यहाँ पे आचरण सूत्र की, तो ये बेसिकली इन सभी चीजों को यहाँ पे मेंशन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया विंडोज में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में ले जाएगी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल मूव अ फाइल टू दी रिसाइकल बिन इन दी विंडोज। तो आपने जब भी किसी फाइल को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक आपने किया और डिलीट पे आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जो फाइल है वो जो है डिलीटेड फाइल आपका रिसाइकल बिन में पहुंच जाएगी। तो आपको उसमें ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे सही करना है। और अगर आपको रिसाइकल बिन में नहीं लेके जानी तो आपको शिफ्ट के साथ में यहाँ पे डिलीट को यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में उदारीकरण में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, यानी कि विच सेक्टर वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द लिबरलाइजेशन इन इंडिया। तो उसमें बात करें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट यहाँ पे हुआ था वो हुआ था इंडस्ट्री और सर्विसेज का, यानी कि उद्योग और सेवाओं का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधिकरण विशेष रूप से लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों से निपटता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूनल्स डील स्पेसिफिकली विद द सर्विस रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट्स। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर हम किस चीज की, जो यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो यहाँ पे इन सब चीजों को देखता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है, अरुणा आसिफ अली को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में डैश पर भारतीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है, तो वो कहाँ पर जगह थी, तो वो थी यहाँ पे ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे जो पर्सन एसोसिएटेड है तो उसमें आपको अरुणा आसिफ अली का नाम जो है वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, किस राज्य की भू आकृति मुख्य रूप से इंडो गंगा के मैदान से निर्धारित होती है, यानी कि विच स्टेट्स फिजियोग्राफी इज लार्जली डिफाइंड बाय द इंडो जेंजेटिक प्लेन। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश की जो भू आकृति है मुख्य रूप से इंडो गंगा का जो मैदान है उसके द्वारा ही निर्धारित होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से 3 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट है, तो उनके आपने आंसर कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने बताना है।
सेकंड क्वेश्चन होगा कर्क रेखा भारत के किन दो उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती है, साथ ही में कुल मिला के कितने राज्यों से ये पूरा यहाँ पे पास करते हैं, तो वो आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन नदियों के निक्षेपों से बने हैं, यानी कि द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर प्राइमरीली फॉर्म बाय द डिपॉजिट्स ऑफ विच रिवर। तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। इसके अलावा बात करें, अगर आपको कोई भी वीडियो को इंग्लिश में देखना है तो आपको विजिट करना होगा यहाँ पे रवि अदिति क्लासेस पर। अगर आपको कोई भी यहाँ पे बुक को अपने घर पर मंगवाना है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। अगर आपको कोई भी पीडीएफ नोट्स को यहाँ पे पढ़ना है तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा www.ravibooks.pdf.com पर। एंड साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को। यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज, लेटेस्ट पीडीएफ, सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। 25,000 क्वेश्चंस का टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा रवि स्टडी ऐप को। साथ ही में आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।